हेलो एवरीवन, देखिए अब जो थर्ड केस है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सर्फेसिस में, वो क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर है फॉर कनकेव स्फेरिकल सर्फेस। कनकेव के लिए, और कनकेव में सिर्फ वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। रेयरर टू डेंसर ही है, लेकिन अब सरफेस चेंज हो गया है। कौन सा हो गया है? कनकेव हो गया है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो देखो जरा, कनकेव कैसे बनते हैं आपके पास? कनकेव बनते हैं इस तरीके से, ये कनकेव टाइप हो गया, ठीक है, केव टाइप लग रहा है इधर से, और ये पूरा हो गया ये सरफेस। क्या इतनी बात क्लियर है? ये यहाँ पर क्या बना दिया हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, ये तो आपको पता है। यहाँ पर ये क्या है, इसका पोल है, और ये वाला इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से मान लो ये, ठीक। और यहाँ पर ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये μ1 क्या है आपके पास, रेयरर मीडियम हो गया, ठीक। और μ2 क्या है यहाँ पर, ये डेंसर मीडियम हो गया आपके पास। क्लियर, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2, और बाहर जो है ये हो गया μ1। क्लियर। तो देखो अब ऑब्जेक्ट से रे गई, अब अगर हम बनाएं ऑब्जेक्ट से रे, तो देखो इस तरीके से बनेगी ये ऑब्जेक्ट से रे गई। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी तो नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल हमें पता है सेंटर से बनता है, तो सेंटर से ये नॉर्मल बनेगा इसका इस तरीके से। क्लियर। अब हमें पता है रेयर टू डेंसर जाती है तो कहाँ होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब क्या, ये रे ऐसे क्या होती, सीधी निकल जाती है, तो इससे इधर इधर बनानी है ताकि नॉर्मल की तरफ ये शिफ्ट हो जाए। तो किस तरीके से बनाएंगे हम, इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इधर तो कहीं मीट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, मतलब अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो अगर हम इसको बैक ट्रेस इस तरीके से कराएंगे तो ये यहाँ पर जाके मिलेगी, और ये क्या हो गया आपके पास, ये इमेज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब इसमें ध्यान से देखना, इंसिडेंट एंगल कहाँ बनेगा, नॉर्मल के साथ, मतलब ये बड़े वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, ये सी वाली लाइन और ये ओ वाली लाइन के साथ। ये कौन सा एंगल हो गया आपके पास, आई। मैं इधर लिख रहा हूँ इसको आई एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा बनेगा, देखो ये रही रिफ्रैक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। क्या इतनी बात क्लियर है? और आपको सब पता ही है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है वो कहाँ बनते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फ़ा बनता है, इमेज के साथ कौन सा बनता है, बीटा, और सेंटर के साथ कौन सा बनता है हमारे पास, गामा एंगल बनता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। और यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे हम, ये वाला, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपके पास, एम, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए वाला। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ऐसे ही डालते थे हम, ए एम परपेंडिकुलर ऑन दैट प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। आगे समझ में, डायग्राम समझ में आया कि कैसे बना। मेन है डायग्राम, डेरिवेशन तो आपको पता चल ही रहा है, बिल्कुल सेम ही चल रही है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करना है अब हमें। देखो यहाँ करते हैं हम अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए पर करो स्नेल्स लॉ अप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास μ1, और ये बन जाएगा आपके पास साइन आई है इधर, साइन आई इक्वल टू में ये आ जाएगा आपके पास μ2 साइन आर। और ये एंगल्स क्या है, वेरी स्मॉल, तो इनके लिए आपको पता ही है कैसे लिखेंगे हम, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई को हम क्या लिखते हैं, आई के इक्वल, और साइन आर को हम आर के इक्वल लिखते हैं। पता है ना कैसे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 में क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू में थीटा हो जाता है, तो यानी कि साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर। और ऐसे ही मैंने आपको टेन के लिए भी बताया था, टेन थीटा बाई थीटा इज़ 1, तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो वहाँ से भी क्या हो जाएगा आपके पास, अगर टेन थीटा इक्वल टू थीटा लिखेंगे हम, तो टेन आई इक्वल टू में आई एंड टेन आर इक्वल टू में आर। तो यानी कि आई और आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, टेन आई और ये टेन आर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। ये अगर आपने पिछली डेरिवेशन देख रखी हैं तो बहुत इजीली क्लियर आपके माइंड में आ रही होंगी बातें कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब देखो ज़रा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से μ1 साइन आई को हम लिखेंगे आई, और μ2 साइन आर को हम लिखेंगे आर। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब वही है, आई और आर की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब आई और आर की वैल्यू अगर निकालनी है, ये बड़े ध्यान से देखना इसमें। देखो आई वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है आई, ठीक है। ये वाली लाइनें देख लो कहाँ जा रही हैं, ये वाली दो लाइनों के बीच में ही बन रहा है, ये वाली सी वाली लाइन है और ओ वाली लाइन है। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए सी। वैसे भी हर एक में यही बन रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ ए सी में। देखो ज़रा क्या है हमारे पास, ये तो इंटीरियर हो गया और ये भी इंटीरियर है, और ये वाला जो गामा है ये एक्सटीरियर है। तो गामा इज़ इक्वल टू में अल्फ़ा प्लस में, और ये वाला है आई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो आई इधर ही रहने दो, और ये रहा गामा, और ये अल्फ़ा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फ़ा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये आ गई आई की वैल्यू, और ये मान लो आप सेकंड इक्वेशन। थर्ड कैसे बनेगी इक्वेशन आपको पता है,
आर की वैल्यू चाहिए, और वो कौन सा ट्रायंगल होता है, IAC होता है। लेकिन फिर भी आप देखो, खुद से देखो, ये वाला है आर एंगल, ठीक है, ये वाला आर एंगल है, और लाइनें देख लो कौन सी हैं, एक ये वाली जा रही है और ये इधर पीछे आके रोटेट हो गई थी आई वाली, और इधर ये वाली कौन सी है, नॉर्मल वाली। तो यानी कि ये कौन सा है, IAC। लेकिन इसमें आप एक देखो, IAC ट्रायंगल में दो एंगल बाहर हैं, एक तो ये वाला आर बाहर हो गया और एक ये गामा वाला बाहर हो गया, एक बीटा ही है अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, देखो ये वाला जो एंगल है और ये दो लाइनें ही ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो ये छोटा सा एंगल जो होगा ये वाला यहाँ आर बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये मैं यहाँ पर दो लाइनें बना रहा हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से आ रही है ना दो लाइनें, इधर ये वाला एंगल कौन सा है, आर, तो मैं कह रहा हूँ इधर वाला भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है बात, तो इस वजह से। तो अब क्या हो गया, देखो ये IAC में ये वाला आर मान लिया मैंने और ये वाला बीटा, तो ये दोनों ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, गामा, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बन जाएगी। समझ रहे होंगे बात को। इन ट्रायंगल IAC में देखो ज़रा, ये बन जाएगा हमारे पास आर प्लस में बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, गामा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, गामा माइनस में बीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। कहाँ पर पुट करते हैं बताओ ज़रा जल्दी से, फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या आ जाएगा, μ1 आई की जगह क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, गामा माइनस में अल्फ़ा इज इक्वल टू में μ2, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, गामा माइनस में बीटा। अब आपको पता है इनको हम कैसे लिखेंगे, tan गामा माइनस tan अल्फ़ा, और इसको tan गामा माइनस में tan बीटा। ये सब बातें पता चल रही होंगी। अब मैं tan कैसे लिख रहा हूँ, नहीं पता है तो पिछली डेरिवेशन देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बात। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, μ1 गामा को मैं लिखूँगा tan गामा माइनस में, और अल्फ़ा को tan अल्फ़ा इज इक्वल टू में μ2, और गामा को अगेन tan गामा माइनस में, और बीटा को अगेन tan बीटा। बताओ इतनी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। अब बताओ tan गामा की वैल्यू कौन बताएगा मेरे को, बताओ ज़रा। tan गामा, देखो गामा ये है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ये CMA वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ ही मैच करना होता है। तो परपेंडिकुलर इज़ AM, और बेस क्या बन जाएगा इसमें, CM। तो क्या बन जाएगा ये AM अपॉन में CM माइनस में tan अल्फ़ा, अल्फ़ा ये है, परपेंडिकुलर के साथ देखना है, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा OAM, दैट इज़ परपेंडिकुलर AM है, और ये जो बेस है ये क्या बन गया हमारे पास, OM। तो AM अपॉन में क्या हो गया ये OM। क्या इतनी बात क्लियर है। μ2 में tan गामा है, गामा की वैल्यू यही आ जाएगी सेम, दैट इज़ AM बाई में CM। और बीटा की वैल्यू देख लो, बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल बनेगा, दैट इज़ IMA, और इसमें ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि जो आपके पास tan थीटा होता है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो ये AM अपॉन में क्या बन गया, MI। तो AM अपॉन में MI। बताओ ये बातें क्लियर हैं या नहीं है, बताओ। बिल्कुल सेम ही बातें हैं वैसे तो ये, ठीक है, कुछ भी नया तो बता नहीं रहा हूँ अब इसमें। मेन है डायग्राम समझना है, उसके बाद डेरिवेशन सेम ही चल रही है। ठीक है, अब इसमें भी वही है, AM अगर कॉमन लेंगे यहाँ से भी बाहर जाएगा और यहाँ से भी AM बाहर जाएगा, वो कैंसिल होंगे, तो यहीं पर डायरेक्ट कट कर देते हैं इनको। क्लियर। अब देखो ज़रा क्या आएगा, μ1 अपॉन में CM माइनस में μ1 अपॉन में OM इक्वल टू में μ2 अपॉन में CM एंड माइनस में μ2 अपॉन में MI। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। और यहाँ पर भी वही बात लिखनी है कि इनके डिस्टेंसेस M से तो होंगे नहीं, ठीक है ना, जो भी हमारे पास इमेज है, ऑब्जेक्ट है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो सब कहाँ से होते हैं, पोल से। और M इज़ वेरी क्लोज टू P, तो M को चेंज कर देंगे हम किस में, यहाँ पर P में। तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर M इज़ वेरी क्लोज टू P। तो होगा क्या, ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, M की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, P आ जाएगा। देखो ज़रा कैसे, ये इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो अब ये जो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी μ1 अपॉन में CM की जगह क्या आ जाएगा, अब CP माइनस में μ1, और OM की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, OP इक्वल टू में μ2, और CM की जगह CP माइनस में μ2, और MI की जगह क्या आ जाएगा, PI आ जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है। अब ये डिस्टेंसेस आपको पता है, देखो μ1 है अपॉन में CP वाला डिस्टेंस, देखो CP वाला क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास R, और लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो ये माइनस का R बन गया। कितनी बात क्लियर है। माइनस में μ1 और OP देखो क्या है, ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज़ U, और ये U है तो ये माइनस का U चलेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू में μ2, CP अगेन R है तो ये माइनस का R चलेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। क्या है ये, माइनस का R है। माइनस में μ2 और PI देखो क्या है हमारे पास, ये V बनेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, समझ रहे हो। यहाँ लिख देता हूँ मैं ये
v इमेज का डिस्टेंस है और ये माइनस का v चलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब इसमें भी वही काम करो, u और v वाले एक तरफ कर दो तो क्या होगा देखो ज़रा। देखो इसमें क्या करो, ये वाले जो है आपका μ2/r इसको इधर ले आओ, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में यहाँ माइनस का इधर जाके प्लस का बनेगा, तो देखो क्या हो जाएगा μ2 बाय ये माइनस का r इधर जाके प्लस का r बन गया, और ये वाला मैं इसके साथ लिख रहा हूँ माइनस का μ1/r, समझ रहे हो। और यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज़ μ2 बाय कितना हो गया ये आपके पास μ2/v, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, समझ रहे हो बात को। और यहाँ से देखो ज़रा, ये क्या बन गया आपके पास, प्लस का माइनस माइनस प्लस μ1/u, तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर जाके माइनस का बनेगा कितना μ1/u। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें अगर मैं वही आंसर लेकर आना चाहता हूँ उसी फॉर्म में जो पहले आए हैं हमारे, तो देखो ज़रा यहाँ से मैं इसको पहले लिख दूँ μ1/u और प्लस में ये आ गया μ2/v, एक ही बात है। और यहाँ से देखो अगर मैं 1/r कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा μ2 माइनस में μ1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बिल्कुल ईजी। अब देखो वहाँ पर बस क्या था फ़र्क, अगर आप पिछली डेरिवेशन देखो ये वाली चीज़ इधर थी और ये वाली चीज़ इधर थी, तो मैं पूरी की पूरी अगर लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊँ और राइट हैंड साइड को, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एज इट इज़ चली जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी हो गया, और करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं ये माइनस का μ1/u प्लस में μ2/v इज़ इक्वल टू में 1/r μ2 माइनस में μ1। क्लियर। और ये देखो बिल्कुल सेम इक्वेशन वही है जो पहले दो डेरिवेशंस की आई थी हमारे पास, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था रेयर टू डेंसर में सेम रिजल्ट आता है हमारे पास, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, स्फेरिकल सरफेस। क्लियर, आ रही है बातें समझ में, बहुत ईजी है डेरिवेशन या नहीं। अब हमारे पास दो केस हैं आगे, फोर्थ और फिफ्थ। उसमें क्या है हमारे पास रिफ्रैक्शन हमें दिखानी है डेंसर टू रेयर, कनकेव की और कन्वेक्स की। उसमें कनकेव के लिए सिर्फ वर्चुअल का करना है और वैसे वर्चुअल ही होता है। कन्वेक्स का मेनली हमें उसमें रियल का ही करना है सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल 5 केसेस आते हैं, उसमें रिजल्ट थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्यों है डेंसर टू रेयरर है वहाँ पर रिफ्रैक्शन। ये क्या थी हमारे पास रेयरर टू डेंसर थी, तीनों की तीनों डेरिवेशंस। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।